अस्सलामुअलैकुम। तो हम आ चुके हैं अपना लेक्चर नंबर 4 के क्लास 12th के, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था कि हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग की एपीसी को इब्तिदा कर रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो अब इब्तिदा के साथ साथ अब थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा उरूज भी आ रहा है, थोड़े स्टेप्स भी आ रहे हैं। तो पहली बात आती है इस चैप्टर नंबर 4 के टाइटल की, जो कि है सी फंडामेंटल्स, यानी फंडामेंटल्स को उर्दू में बोले तो बुनियादी मतलब, और सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर भी कंसिडर किया जाता है, यानी बुनियादी बातें सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और ये बात मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं, या शायद मैं क्लास 11 के टॉपिक में अर्ज कर चुका हूं कि हर वर्ड को, हर डेफिनेशन को उसके वर्ड से याद करना शुरू करें। जैसे अब फंडामेंटल्स का मतलब है बुनियादी, ठीक है। अब जब बुनियादी आपको याद हो जाएगा, वर्ड बुनियादी याद हो जाएगा, बुनियादी की डेफिनेशन आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि आपने वर्ड उसमें याद किया जो आपकी जबान है, जो आपको अच्छे से समझ आती है। तो कोशिश करें कि हर वर्ड को उस जबान में या उस लहजे में याद करें जो आपको याद रहे, वो नहीं कि जो दूसरे फॉलो करते हैं, ठीक है। आपका मुकाबला आपके साथ है, किसी दूसरे के साथ नहीं है। इस वक्त अगर कंपैरेटिव हम करें लर्निंग में या फिर एक्टिविटीज में, फलाने चीजों में, सारी चीजों में, हाँ अगर किसी से मुकाबला करना है तो मदे मुकाबिल लोगों से मुकाबला किया जाता है। बहरहाल थोड़ा सा टाइम जाया हो गया हमारा, लेकिन बहरहाल आप लोग के लिए बातें। तो हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की जाने। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। क्या डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वेरिएबल, ठीक है, एंड ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, मैं पहले यहां पर चूंकि आपको समझा दूं लोकल वेरिएबल क्या होता है। वर्ड आ रहा है लोकल, हमारे पास हम जानते हैं लोकल को, वो ऐसे जानते हैं कि बेकार चीज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिजनेस वर्ल्ड में बात करूं तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर लोकल का ये मतलब होता है ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान की बनी हुई है, जो होमलैंड की बनी हुई है, और इंपोर्टेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो बाहर से आई है, ठीक हो गया। तो इसमें भी यही बात है, ऐसी प्रोडक्ट, ऐसा वेरिएबल, ऐसा आइडेंटिफायर जो किसी न किसी स्कोप के अंदर है, और हम उसको बोलेंगे ब्लॉक स्कोप। डन हो गया। ऐसा आइडेंटिफायर जो ब्लॉक स्कोप के अंदर हो, जो अपने स्कोप के अंदर हो, उसको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। यानी कि जिसको आप ग्लोबली एक्सेस नहीं कर सकते, जिसको आप ग्लोबली एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको कहीं पर भी नहीं बुला सकते, क्योंकि इसका अपना एक स्कोप है। वो ब्लॉक स्कोप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं छोटा सा कोड। मैंने यहां पर बनाया एक छोटा सा कोड, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर मैंने यहां पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, उसके बाद void main, सही, मैंने ये मेन का फंक्शन बनाया। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैं यहां पर लेट्स से मैं इसको यहां पे क्लोज कर रहा हूं। फिर ये मैं यहां पर एक और फंक्शन बनाता हूं, मेरा अपना फंक्शन, मैं यहां पर उसको नाम देता हूं void, मैंने अपने नाम से नाम दे दिया उसको, ठीक है। मैंने यहां पर लिया कि भाई इंट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं कि प्रिंट एफ %d, फिर क्या करता हूं भाई a जमा b, और यहां पर इसको क्लोज कर दूं, सही। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने यहां पर कॉल कर दिया कि आके यहां पर कॉल हो जाए। छोटी सी बात की, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फंक्शन चैप्टर को भी थोड़ा सा बता दिया कि फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन जब मैंने बनाया, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाती है, दो वेरिएबल्स को मैंने वैल्यू दे दी। याद रखिएगा, जब भी हम वेरिएबल्स को वैल्यू दे देते हैं उसके स्कोप के अंदर, तो वो अब इसी फंक्शन के अंदर ए और बी, उसको पता है कि ए और बी क्या है, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर। अगर मैं इस ए और बी को उठा के यहां कॉल करना चाहूंगा ना, तो वो एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये हमारे पास ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं था। डन हो गया। तो क्या बात पता लगी कि ऐसा फंक्शन जो किसी स्कोप के अंदर आता हो, जो किसी आप आइडेंटिफायर को दे दें, ठीक है, और उसके साथ वैल्यू असाइन करें या ना करें, इट्स अप टू यू, लेकिन आप उसको इनिशियलाइज या डिक्लेयर कर दें,
तो हमारे पास क्या होता है, वो उसका स्कोप बन जाता है और वो सिर्फ वहीं पर ही एक्सेसिबल होता है। इस वजह से इसको नाम दिया गया लोकल वेरिएबल। क्या नाम दिया? लोकल वेरिएबल का। तो अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर अगर मैं ए और बी की वैल्यू लेना चाहूंगा ना, यहाँ पर मैं ए की वैल्यू लिख तो भाई प्रिंट एफ करके, तो वो एरर देगा, उसको पता ही नहीं है ए क्या है, क्योंकि वो इसके स्कोप में नहीं है। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम चलें, इसके साइड पे हमारे पास क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल में हमारे पास क्या होता है, यानी कि कहीं से भी, पूरा ग्लोब होता है ना, पूरे ग्लोब में कहीं पर भी आप रख दो, वो हर जगह पर वो आइडेंटिफायर एक्सेसिबल है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिख देता हूं, मैंने यहां पर लिखा इंट d इक्वल्स टू 6, मैंने यहां पर लिखा। अब जो d है ना, मैं d यहां पर प्रिंट करवाना चाहूंगा जब भी मिलेगा मुझे, मैं d यहां पर प्रिंट करवाना चाहूंगा जब भी मुझे मिलेगा। तो ऐसा वेरिएबल जो हर तरफ से एक्सेसिबल हो, हर तरीके से, हर फंक्शन में, पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेसिबल हो, वो कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। और ऐसा प्रोग्राम, सॉरी, ऐसा आइडेंटिफायर, ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ अपने स्कोप के अंदर मौजूद हो, वो कहलाएगा लोकल वेरिएबल। डन? आसान है, समझ आ गया? अच्छा, जितने सवाल होते जाएंगे आपको समझ आता जाए तो आपने कमेंट्स में डन जरूर लिखना है, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ हमारे पास है इधर 4 5 6 सवाल हैं, तो 6 डन होने चाहिए आपके। डन हो गया? अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। मैं इसे इरेज कर दूं क्योंकि मैंने ये चीज तो समझा दी है, तो भाई जगह कम होती है ना थोड़ी सी, काम भी तो पूरा करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा सवाल है हमारे पास, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स क्या है ये तो आपको पता होगा या नहीं होगा। वेरिएबल्स होते हैं मेमोरी लोकेशन टू ऐड अप समथिंग, यानी किसी चीज को स्टोर करने की मेमोरी लोकेशन बेसिकली एड्रेस होता है, ठीक है। इन डेप्थ हम आगे देखेंगे इसको, अगला चैप्टर है हमारा ये। तो अभी ये बात हो रही है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल आपने बनाना है, ठीक है, वेरिएबल जो आपने बनाना है उसके रूल्स क्या होंगे, उसको क्या क्या रूल आप उसके अंदर बता सकते हैं। सबसे पहला रूल कि वेरिएबल जो है आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर इट कंटेन्स लेटर्स, उसके अंदर आप लेटर्स ले सकते हैं, ठीक है, नंबर्स एंड अंडरस्कोर ओनली, ठीक है, आप यही तमाम चीजें ले सकते हैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए, ठीक है। अब वेरिएबल कांट स्टार्ट विथ नंबर, वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, साथ साथ मैं एग्जांपल भी देता जाता हूं। मैंने कहा कंटेन्स लेटर्स, नंबर, स्कोर एंड नंबर्स एंड अंडरस्कोर, तो क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर AC2 अंडरस्कोर वैल्यू, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया कि AC2 वेरिएबल है, अंडरस्कोर वैल्यू, ये पूरा एक वेरिएबल बन गया जिसमें लिखूंगा AC2 की वैल्यू। ये मैं ऐसे कर देता हूं थोड़ा सा आसान करने के लिए कि C2 की वैल्यू पूरा एक वेरिएबल बन गया, यानी तीनों चीजें आ रही है, लेटर पे आ रहा है, नंबर पे आ रहा है और अंडरस्कोर पे आ रही है। ये मैंने खुद अपने पास से लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कांट स्टार्ट विथ नंबर, यानी कि आप कभी भी लेटर को इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। अक्सर हम लिखते हैं ना सेकंड वैल्यू, तो ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा। आपने अगर लिखना है तो आप इस तरीके से लिखें वैल्यू 2, जो कि सही है, सही है, तो आप इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर थ्री है कि कांट ऐड व्हाइट स्पेस, यानी कि व्हाइट स्पेस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं, मैंने यहां पर वेरिएबल बनाना चाहा कि वैल्यू 3, अब वैल्यू जब मैं 3 करूंगा ना, ये बीच में आ गया स्पेस, ये व्हाइट स्पेस वो अलाउ नहीं करता है। अगर आपने इसको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे वैल्यू 3, जब ये सही कंसिडर होगा। डन हो गया। और क्या हो सकता है, और हमारे पास इसका रूल हो सकता है, कांट टेक रिजर्व वर्ड एज अ वेरिएबल या एज अ आइडेंटिफायर,
यानी कि कोई भी जो रिजर्व वर्ड है जो पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स में रिजर्व्ड है, यानी मिसाल के तौर पर इफ, एल्स, स्विच, ब्रेक, केस एंड सो ऑन, इस तरह के बेशुमार और रिजर्व वर्ड्स जो किसी ना किसी मतलब से वहां पर बनाए गए हैं, वो रिजर्व्ड हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये था आप लोगों का छोटा सा सवाल जो कि कोशिश की है मैंने आप लोग को समझ आ सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीजें होती हैं, लैंग्वेज जो है लैंग्वेज छोटी नहीं होती है। जैसे आप इंग्लिश लिखने जाए तो उसमें भी कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, हम जितना बोलना सीखना समझना है हम अभी भी कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं आता। इसी तरीके से ये भी एक लैंग्वेज है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन है। ठीक है, तो बहरहाल जितना मिनिमम हो सकता है या जितना मैक्सिमम नॉलेज हो सकती है वो हम फराहम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उसके हवाले से कॉन्सेप्ट मिल सके, वरना लैंग्वेजेस बहुत वसी होती हैं। ठीक है, तो अब जो है आप लोग को उसके स्क्रीनशॉट्स भी नजर आ रहे होंगे इन क्वेश्चंस के, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के। ठीक है, तो आप लोगों ने उससे कॉन्सेप्ट बनाने और उसको करना है। तो हम सेकंड सवाल डन। ठीक है, तो डन हो गए। तो यहाँ पर जगह हमारे पास अब नहीं है, मुझे इरेज करके दोबारा हाजिर होना पड़ेगा। तो मैं हाजिर होता हूँ एक छोटे से वक्फे के बाद। जी तो भाई हम हाजिर हो चुके हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। चलते हैं अपने, हमने जहां से छोड़ा था, हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है कि डिफाइन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। ये आ चुका है 2026 के अंदर आ चुका है ये। ठीक है, तो हम चलते हैं आइडेंटिफायर के ऊपर। आइडेंटिफायर को उर्दू में हम पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, किसी चीज की आइडेंटिटी। जैसे अभी हमने वेरिएबल्स बना रहे थे ना हम, वो उनकी आइडेंटिटी है, वो उनकी पहचान है कि वैल्यू 3 के अंदर फला वैल्यू पड़ी हुई है, वो उसकी पहचान है। इसी तरीके से आइडेंटिफायर्स क्या हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, या इस तरह का कोई भी चीज हो हमारे पास जो किसी की पहचान बन रही हो, प्रीडिफाइंड, यूजर डिफाइंड, समथिंग एल्स, सिंबॉलिक कांस्टेंट, लिटरल कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पास आइडेंटिफायर्स बन जाएंगे। इससे मजीद चीजें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि एक सवाल है तो इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद हमसे पूछा था कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स तो मैं पिछले सवाल में बता चुका हूं। कीवर्ड्स के अंदर क्या होगा, वो रिजर्व वर्ड्स, वो वर्ड्स जो रिजर्व्ड हैं, जिनको हम एज एन आइडेंटिफायर, यूज नहीं कर सकते। अब आइडेंटिफायर आपको मैंने बता दिया क्या होता है, तो एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं। ये मुख्तलिफ है, कहीं पर 32 है, कहीं पर 95 है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डिपेंड करता है कि हमें कितना पता है। तो 32 95 के राउंड अबाउट ये कंसिडर होते हैं रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के अंदर। तो ये वो रिजर्व वर्ड्स हैं जो हम यूज नहीं कर सकते। क्या क्या होते हैं हमारे पीछे बता दिए, इसके अलावा बेशुमार और भी होते हैं। तो कितने डन हो गए आपके, 3 डन हो गए। अब चलते हैं हम अगले चौथे डन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब बारी आई ना कांस्टेंट एंड वेरिएबल की। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब है साकिन, रुका हुआ, ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो सकती है। तो क्या बात हुई, ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो सकती है, अनचेंजेबल या फिर अनमॉडिफाइबल, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, अनमॉडिफाइबल या फिर अनऑल्टर या कांट अल्टर। ठीक है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप इनको तब्दील नहीं कर सकते। ये जो है रन टाइम पर भी वही चल रहे होते हैं जो आपने लिए हुए होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 लिटरल कांस्टेंट, एंड नंबर 2, आगे चलते हैं हम, पहले इसको देख लेते हैं क्या होता है। यानी ऐसा कांस्टेंट जो कोई वैल्यू अपने पास रखता हो उसको हम कहेंगे लिटरल कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर, या फिर कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट कैरेक्टर माई वैल्यू, मैंने उसको दे दी माई वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू ए।
ठीक है, मैंने उसको अपनी मर्जी से दे दिया, मेरी मर्जी, मैंने देखो अब रूल्स को भी मद्देनजर रखा। सही है, पहला लेटर स्मॉल आ गया और उसके अलावा क्या हुआ, पहला लेटर आया ना कि डिजिट आया। ठीक है, अंडर स्कोर आ सकती है, कोई और स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एरर आपको देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कांस्टेंट है कैरेक्टर की वैल्यू। अब मैं जहां जहां भी माय वैल्यू लिखना टाइप करूंगा, जहां जहां भी मैं माय वैल्यू 1 लिखूंगा तो मेरे पास जवाब ए आएगा। वो चेंज नहीं हो सकता, अनचेंजेबल, अनमॉडिफाइबल, कांट बी अल्टर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं एक और कांस्टेंट बनाऊं, कांस्टेंट मैं यहां पर अब लिख देता हूं सिर्फ वैल्यू वॉल इज इक्वल्स टू 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे कांस्टेंट्स जो नाम से तो होते हैं लेकिन उनके साथ एक स्पेशल टर्म लगती है, एक स्पेशल टाइप लग जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट या फिर मॉडिफायर कहते हैं। वो कॉन्स्ट क्या कर देती है, उस चीज को कांस्टेंट बना देती है और ऐसे कांस्टेंट को लिटरल कांस्टेंट कहा जाता है। डन। इसके बाद है हमारे पास, सॉरी अभी आधा डन हुआ, इसके बाद है हमारे पास भाई कांस्टेंट। लिटरल कांस्टेंट के बाद है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट ये क्या भला है भाई, बड़ी आसान सी भला है, आत्मा नहीं है इतनी मुश्किल सी। ठीक है, तो सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा कांस्टेंट जो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ इस्तेमाल करें, जो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ यानी कि हैश डिफाइन के साथ इस्तेमाल करें, उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। इसके अंदर जब कभी भी आप कोई वैल्यू लिखना चाहेंगे तो वो वैल्यू हमेशा कैपिटल लिखी जाएगी, यानी उसको जो नाम देंगे आपको हमेशा पाई लिखा जाएगा। अब पाई की वैल्यू आप आगे लिख देते हैं 3.142 और इसके एंड में कॉमा नहीं, सेमीकोलन नहीं आएगा। अगर हम दूसरी वैल्यू लेना चाहें, मैंने कहा डिफाइन, अच्छा अब इसमें डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा डिफाइन नेम, फिर मैंने आगे लिख दिया, चूंकि हमें पता है कि ये स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता, सी लैंग्वेज स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करती है, तो हमें सिंगल कैरेक्टर देना पड़ेगा, मैंने लिख दिया नेम ए। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या होता है वो हम आगे देखेंगे शायद, हाँ लॉन्ग में इसी का चैप्टर का पार्ट है वो। तो अब ये इतना है, तो समझ आ गया भाई लिटरल कांस्टेंट क्या होता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट के अंदर क्या फर्क होता है, इन चीजों का फर्क होता है, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डन, तो कितने डन हो गए, 4 डन हो गए। अब चलते हैं हम अपने पांचवे की जानिब। अच्छा 500 तो भाई लॉन्ग सवाल शुरू हो रहा है तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूं, कोई बात नहीं, आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा भैया हमसे पूछता है डिस्कस वेरियस डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, देखो भाई अभी तक हम जो बात करते आ रहे हैं ना इंट कैरेक्टर के, फ्लोट के, बाकी चीजों के, वो क्या है उसकी डेटा टाइप। डेटा कोई भी चीज हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी टाइप क्या होगी यानी किस अंदाज में वो जाके सेव होगा उसको हम कहेंगे डेटा टाइप। क्या कहेंगे, डेटा टाइप। हमारे पास डेटा टाइप्स बेसिकली 2 तरह की है, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होती हैं जो अपने पास कुछ बाइट्स का डेटा स्टोर कर सकती हैं। नॉन प्रिमिटिव जैसे एरे और पॉइंटर्स, फंक्शंस, ये वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जिनके अंदर आप जो है एडिशन ऐड ऑन कर सकते हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप और इसके अलावा डिफाइंड डेटा टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि कंसाइज को बात रखते हुए जितना आपका मतलब आप लोग हजम कर लें, जितनी बात या जितनी जो है जरूरत है उतनी ही बताई जाएगी, तो हम क्या करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास पहली डेटा टाइप आती है इंट। ठीक है, इंट। अब इंट का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो वो है इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप क्या करती है, डेटा टाइप को लिखने का तरीका क्या है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है इंट की डेटा टाइप, पहले आप क्या करेंगे वेरिएबल के साथ इंट बनाएंगे। ठीक है, इंट आपने बना लिया, इंट के साथ आप क्या करेंगे कोई भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैंने कहा माय वेरिएबल इज इक्वल्स टू 3 4 6। सही है, अब आपने एक चीज याद रखिएगा, इसका जो साइज होता है ना वो 2 बाइट्स का साइज होता है। एंड बाइट्स क्या होती हैं कि ऐसा ऐसा यानी कि यूनिट जिसके अंदर 8 बिट्स आती हो, 1 बाइट कहलाता है।
ठीक है। अब 2 बाइट्स का इसका साइज होता है और ये क्या करता है, होल नंबर है ना 3 4 6, होल नंबर को अपने पास एडजस्ट करता है या सेव करता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, माय वेरिएबल जो वेरिएबल चीज है, अरे वेरिएबल यहां से तो वेरिएबल रह गया, कांस्टेंट और वेरिएबल। चलो मैं यहां बता देता हूं कि वेरिएबल क्या होता है, वो डेटा को स्टोर करने की लोकेशन होती है, डेटा को स्टोर करने की लोकेशन होती है, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है कि आप जैसे मैंने पहचान ये लिखा हुआ है, पहचान होती है किसी भी चीज की। अब इस तरीके से हमारे पास जो है वेरिएबल भी यही काम करता है कि वेरिएबल के पास आपके डेटा का एड्रेस स्टोर है, डेटा की लोकेशन स्टोर है, वो मेमोरी के तौर पर एक तरह से काम कर रहा होता है। अच्छा, तो 2 बाइट्स का ये हो गया, ये होल नंबर स्टोर करता है और उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, इसको लिखते हैं ऐसे हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं डबल नहीं फ्लॉट के ऊपर। फ्लॉट डेटा टाइप, फ्लॉट डेटा टाइप क्या करती है, फ्लॉट डेटा टाइप अपने पास इसको लिखने का तरीका ऐसे ही है, फ्लॉट v1 इज इक्वल टू 3.6789। आपने क्या देखा, इसके अंदर डेसिमल नंबर आ सकता है, यानी डेसिमल पॉइंट और डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं। ये क्या करता है, 4 बाइट्स को अपने पास स्टोर करता है, 4 बाइट्स को स्टोर करता है और ये डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है। लिखने का तरीका ये है। अब फ्लॉट हमने देख लिया कि फ्लॉट किस तरह से काम करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमसे पूछता है, अच्छा बल्कि मैं बता रहा हूं आगे क्या बोलता है। फ्लॉट हमने देख लिया, 4 बाइट्स का डेटा स्टोर करता है, इसके अंदर डेसिमल नंबर होते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक और डेटा टाइप जो कि है डबल। डबल क्या करती है, डबल आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि डबल हमारे पास, जैसे मैंने यहां पर लिखा डबल, किसको मैंने डबल करना है, डबल एंड, ठीक है, वैल्यू 2 इक्वल्स टू 0.3678911234। इस तरीके से हमारे पास डबल होती है और इसकी जो बाइट्स होती हैं वो 8 बाइट्स होती हैं। ये भी डेसिमल नंबर को हमारे पास स्टोर करवाता है। अच्छा, अब बात जब डेसिमल की आ रही है ना, तो बात किस चीज की आ रही है, बात आ रही है प्रिसीजन की, बात आ रही है प्रिसीजन की, बात आ रही है एक्यूरेसी की, यानी कितनी एक्यूरेसी है हमारे पास नंबर्स के अंदर, वो बात आ रही है। जैसे कि आपने देखा इंट के अंदर, तो इनके अंदर तो हम होल नंबर लेते हैं। अब जब हम होल नंबर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि एक एग्जैक्ट बात होती है, क्या पता पॉइंट के बाद समथिंग वैल्यू हो, हमें नहीं पता। तो हम पे डेटा टाइप जब फ्लॉट के लेंगे तो हम पॉइंट के बाद की वैल्यूज को भी लिख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के, लिमिटेड जो है हमारे पास परमिशन अलाउड होती हैं, जैसे कि 6 बाइट्स 7 बाइट्स एंड सो ऑन, ठीक है। 4 बाइट्स का ये है, सॉरी मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर्स, 6 कैरेक्टर्स से 6 इंटीजर्स तक की। और इसके बाद लॉन्ग कैरेक्टर्स की हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, कैपेसिटी होती है कि हम स्टोर कर सकते हैं, और 8 बाइट्स का ये टोटल होता है। अब दोनों प्रिसीजन या एक्यूरेसी यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता, जैसे आपको पता लगा कि भाई डॉलर का रेट है 278.3654, प्रिसीजन हो गया ना, एग्जैक्ट प्रिसीजन। आप 278 से कैलकुलेट करोगे तो आप लॉस में जाओगे, क्योंकि आपने डॉट के बाद वाली वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं किया, आपका लॉस हो जाएगा। तो वो लॉस या फिर प्रिसीजन को देखने के लिए हम इस तरह की डेटा टाइप्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाती है भाई बारी कैरेक्टर की, कैरेक्टर डेटा टाइप। अब कैरेक्टर की जो डेटा टाइप है वो मैं यहां पर भी लिख चुका हूं, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूं कि इसके लिए डेटा टाइप ये यूज होती है कैरेक्टर, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं माय, मैंने अब अंडरस्कोर नहीं यूज की, माय नेम, माय नेम पूरा आएगा नहीं, इसके लिए मुझे ये यूज करना पड़ेगा, सिंगल स्टैटिक, और इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर के अंदर हमेशा एक कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करवा सकते हैं। इससे ज्यादा किसमें करवाएंगे, वो है स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है, तो एक कैरेक्टर हम स्टोर करवा सकते हैं। इट मींस कि ये 1 बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है, और आप इसके अंदर लेटर्स या फिर अल्फाबेट स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहां तक ये देख लिया।
अब बारी आती है हमारे पास कि हम क्या हो कि हमने ज्यादा लेटर्स को स्टोर करवाना हो, तो हमारे पास आ जाती है डेटा टाइप स्ट्रिंग की। किसकी आ जाती है? स्ट्रिंग की डेटा टाइप आ जाती है। अच्छा, स्ट्रिंग जो है हमारे पास डेटा टाइप इटसेल्फ मौजूद नहीं है, सी के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसको बना देते हैं, हम लेते हैं पहले कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर लिया। अब मैं लिखूंगा माय नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन, और मेरे ख्याल में यहां से आगे नजर नहीं आएगा, मैं नीचे लिख देता हूं माय नेम इज, या माय नेम डबल कोटेशन ये। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो गया एरे के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? स्ट्रिंग एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जब एरे के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके एंड में हमेशा एक नल पॉइंटर मौजूद होता है। व्हाट डज इट मीन बाय नल पॉइंटर? नल पॉइंटर एक एरे की, मिसाल के तौर पर आपकी किसी चीज में इतनी जगह है और आपने छोटी सी स्पेस, लेट्स से आपको कोई घड़ी पैक करनी है, घड़ी का डब्बा ही देख लो, घड़ी जब आप पैक करनी होती है तो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का डब्बा लेते हो? नहीं लेते ना, उसके सराउंडिंग में जगह मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि भाई हिल जुल सकती है, या फिर हम उसको ऐसा पैक करते हैं कि भाई वो सेफ चली जाए। इसी तरीके से एरे पे लेट्स से अज्यूम करो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ चीजों को स्टोर करना है। जब चीजों को स्टोर करना है तो उसको आपने इतना स्पेस देना है कि आप उसको इजीली बाहर कर सकें, इजीली उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। यही होता है एरे का भी, क्योंकि एरे को एक जो है एंड में नल पॉइंटर चाहिए होता है ताकि वो इसमें आने वाले एरर्स को या इसमें आने वाले कोई किसी भी मसले को हैंडल कर सके। अगर आप इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ताकि ये इसको एडजस्ट कर सके, कोई कंपाइल टाइम एरर, कोई इस तरह का एरर्स ना आ सके। डन हो गया। तो स्ट्रिंग में हमने देख लिया। अच्छा, इसके कोई स्पेसिफिक बाइट्स नहीं है, कोई जो है आपके लेटर्स को स्टोर करती है। तो अब और हम देख लेते हैं एक चीज और, जो कि है हमारे पास मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स का क्या मतलब होता है? मॉडिफायर का उर्दू में मतलब क्या होता है? किसी चीज को इनहैंस कर देना, मॉडिफाई कर देना, बेहतर बना देना। मॉडिफायर से हमारे पास कुछ तरीकों के, जैसे मिसाल के तौर पर अनसाइंड, साइंड, लॉन्ग, शॉर्ट, ये क्या कर देते हैं, ये आपकी डेटा टाइप को आप जिसके साथ भी लगाएंगे उसके कैरेक्टर्स को बढ़ा देंगे। ये कंपाइलर को ये बताते हैं मॉडिफायर्स कि अब आपने जो आने वाला नंबर है, जो आने वाली कैरेक्टर की डेटा टाइप है, उसकी लेंथ को बढ़ा देना है, उसकी लेंथ को बढ़ा देना है। अगर लॉन्ग लगा होगा, अगर शॉर्ट लगा होगा तो लेंथ को कम कर देना है। तो ये थी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो जिसके अंदर पूछा गया डेटा टाइप, जो कि आया है 2026 के अंदर, आई गेस, ठीक है। तो 2026 के अंदर ये हमारे पास आ चुका है, लेकिन चूंकि आपको एक चैप्टर के अंदर इंक्लूड करना जरूरी था, क्योंकि इस चैप्टर में यही तो चीजें आ रही हैं, तो हमने उसको कवर अप कर लिया है। तो अब आप इसकी क्या कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, उससे कैप्चर करें और अपने पास नोट्स बनाएं। तो मैं क्या कर लेता हूं कि मैं इस हिस्से को मिटा देता हूं, क्योंकि हमारे पास एक है बस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं इस हिस्से को फटाफट से मिटा दूं ताकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमसे कवर हो जाए। अच्छा, उस सवाल में हमसे पूछता है, सवाल पूछता है हमसे, व्हाट इफ वी यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर व्हेन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल? व्हाट इफ वी यूज any special character when declaring a variable? क्या होगा कि अगर हम कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल कर लें वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए? मैंने आपको सवाल नंबर आई गेस 2 या 3 के अंदर बताया कि आपने क्या करना है कि कभी भी स्पेशल कैरेक्टर को इस्तेमाल नहीं करेंगे सिवाय अंडरस्कोर के। अब स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि हैश, डॉलर, डॉट, एट द रेट एंड सो ऑन। ये क्या है, हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स है। अब इन स्पेशल कैरेक्टर्स को आप वेरिएबल बनाते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर आएगा, या फिर वो कह सकता है कि इल्लीगल कैरेक्टर।
इलीगल कैरेक्टर, ये चीजें आएंगी। अच्छा, आप बात औकात ना आपको कुछ कहीं ना कहीं मिलेगा कि हम जो है डॉलर साइन को यूज कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक कंपाइलर की फंक्शनैलिटी के ऊपर है। जो MinCW का कंपाइलर है वो इसको डॉलर को सपोर्ट नहीं करता है, बात औकात कुछ कंपाइलर्स उसको सपोर्ट कर लेते हैं, वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर रहा होता है। लेकिन चूंकि जो स्टैंडर्ड सी है, स्टैंडर्ड सी के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर अगर हम देखें तो क्यों अलाउ करता है, वो हमें एक्सटेंड बना देता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वो हमें एक्सटेंशन दे देता है कि हम बिना स्पेस के अपने दो लफ्जों को अलग कर सकें, बिना स्पेस के अपने दो लफ्जों को अलग कर सकें, ताकि हम अंडरस्कोर लगाएं तो एक मतलब दिखने में अच्छा लगता है, प्रिटी लगता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास कोई भी अंडरस्कोर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेंगे तो सिंटेक्स आ रहेगा और इलीगल एरर आएगा, इलीगल कैरेक्टर आएगा। तो ये था भाई हमारे पास क्या, चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का, और काफी आसान समझाया। तो आपके पास डन कितना हो गया, 6 डन हो गए, ठीक है, 6 डन आपके पास हो गए, और 6 से आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं याद करा, तो 14 अगस्त आने वाली है। तो बहरहाल, अच्छा इससे मिलता जुलता है, 14 अगस्त ही नहीं है। तो बहरहाल हमारे पास क्या हो गया कि कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का। मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 की वीडियो में, और मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, और क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।